ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो ये भगवान भोले के पवित्र माह सावन में आप सबको भगवान भोलेनाथ की कृपाएं आप और आपके परिवार पर बना रहे। इन्हीं मनोकामनाओं इन्हीं दुआओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय भोलेनाथ की, जय शिव शंभू की। मित्रों, आज सबसे बड़ी चर्चा तो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उड़ीसा से अपना लोकसभा में भाग्य आजमाने का प्रयास कर चुके संबित पात्रा ने, डॉक्टर संबित पात्रा पेशे से चिकित्सक भी हैं, ये पहले जान लीजिए। तो उन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। बहुत अच्छी बात है, बधाई के पात्र हैं संबित पात्रा जैसे पढ़े लिखे लोग जो चिकित्सक हैं, इस विषय को जानते हैं। अब जब वो आगे आते हैं ना, तो आम जन में वो जो झिझक होती है कि जी प्लाज्मा देने से मेरा कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, मैं किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं हो जाऊंगा, उन लोगों का मनोबल बढ़ता है कि भाई अगर ये पढ़ा लिखा डॉक्टर जो चिकित्सक किसी को जानता है, वो अपने शरीर के विज्ञान को पढ़ा हुआ है, अगर वो प्लाज्मा डोनेट कर रहा है मतलब ये सुरक्षित है। तो इससे ना मोटिवेशन मिलेगा और लोगों को प्रेरणा मिलेगी प्लाज्मा दान करने का, जिससे जो लोग हमारे देश में कोविड-19 है, जिनको हम कोरोना महामारी कोरोना संक्रमण कहते हैं, उनसे लड़ने में फायदा मिलेगा। मैं संबित पात्रा को इस नेक काम के लिए हृदय के गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। पूरी जगन्नाथ की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर बना रहे, वो स्वस्थ रहे, दोबारा बीमारी से ग्रसित ना हो, ऐसी मेरी मनोकामना है, ऐसा मेरी इच्छा है। ये मुद्दा था जिस पर बात किया जा सकता था, लेकिन चूंकि मैं चिकित्सक नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई चिकित्सीय ज्ञान है, तो जो चीज़ पर ज्ञान ना हो उस पर बेमतलब बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस टाइम ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। हम तो सामाजिक एंगल पर बोलेंगे कि कोरोना एक तरफ से महामारी बढ़ रही है और दूसरी तरफ से उसमें छूट पर छूट दिए जा रहा है। ये भगवान भोलेनाथ पीछे ऊपर है, आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रहें, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक तरफ महामारी बढ़ रही है और दूसरी तरफ लॉकडाउन को अनलॉक कह दिया गया है, मतलब छूट हो गई है। सिर्फ ये फोन करने पर एक मैसेज आता है कि बहुत जरूरी हो तो ना निकले। वो तो पहले भी इतनी महंगाई है, पेट्रोल की महामारी है, लोगों को बाहर निकलने की हिम्मत कहाँ होती थी, तो आपके बिना कहे भी लोग नहीं निकल रहे। लेकिन खैर वो आप जाने, हम तो यही करेंगे कि आप अपना ध्यान रखिए। कोरोना गया नहीं है और ज़्यादा बढ़ा है, उसका प्रकोप ज़्यादा बढ़ा है। खबरों में चीन के वजह से वो थोड़ा स्थान कम बना पाया है, क्योंकि हमारी मीडिया टीआरपी के वजह से पड़ती है, और अब चीन के अलावा कोई टीआरपी नहीं है। कोरोना था, अब चीन है, उसके बाद कोई और आएगा, वो जगह ले लेगा, लोग भूल जाएंगे। बट कोरोना उसी उरूज पर है जहाँ जिस उरूज पर हम लोग परेशान थे, बल्कि हम लॉकडाउन किए थे उससे ज़्यादा तेजी में है, ज़्यादा तगड़ा में है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि चीन क्या है, लेकिन हाँ कोरोना ज़रूर बहुत बड़ा महामारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, इसमें कहीं कोई दो नहीं। मित्रों, आज दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था, वो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मुद्दा था जिस पर बात किया जा सकता था। उत्तर प्रदेश की पुलिस में जो विभीषण लोग थे, उन लोगों को अब धीरे धीरे पहचान शुरू हो गया है। योगी जी ने अपना कार्यक्रम चालू किया है। कानपुर के तब के एसएसपी जो सीओ साहब की चिट्ठी को बचपन में गर्लफ्रेंड की चिट्ठी की तरह से छुपा कर रख दिए थे ताकि कोई किसी की नज़र ना पड़ जाए, अब वो जब चिट्ठी तकिया में से निकल, कई बार होता है ना तकिया झाड़ने में, माँ दादी के झाड़ने में गिर जाता है, वो आदमी स्वयं ही नहीं पता होता कि यार चिट्ठी कहाँ रखा था, वो खुद ही भूल जाता है। और बाद में वो जब तकिया झाड़ते तो ये कौन सी चिट्ठी है, क्या चीज़ है। अगर कोई माता पिता पढ़े लिखे हैं तो समझ जाते हैं, अनपढ़ तो ये तो बाबू जी से दिखा दिए कुछ कागज निकला है, कहाँ है, पता चलता बबुआ का लव लेटर है। तो कानपुर के तत्कालीन एसएसपी साहब उसी बचपन के लव लेटर की तरह से छुपा कर रखे हुए थे, वो अब एक्सपोज हुआ है, जिसका वजह हुआ है कि अब वो बेचारे पीएससी में हटा दिए गए, मतलब उनको पनिशमेंट पोस्ट बोला जाता है, क्योंकि आईपीएस अफसर हैं, भगाए तो जाएंगे नहीं, उन पर तो भगाने की बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, अब कुछ लोग विभीषण लोगों का चिन्हित करने का प्रक्रिया चालू है। योगी जी पर मुझे भरोसा है, कब्र में अगर घुस गया होगा विकास दुबे तो वो आएगा और मारा जाएगा। लेकिन उससे पहले जो दुबे का विकास लोगों ने किया है ना, विभीषण लोगों ने, उनका पहचान जरूरी है और उनका
सजा दुबे से बड़ा हो, ऐसी मैं मांग करता हूं। चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, योगी जी को हाथ जोड़ के प्रार्थना है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ मैं बलिया जिले का भी रहने वाला हूं, क्योंकि बलिया उत्तर प्रदेश में है। 1857 की क्रांति का अलग से गाने वाला, देश में पहला क्रांति देने वाला बलिया, वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश का मैं हूँ। एक बड़ा दुखद समाचार मेरे बलिया से आया है। मैं बींग ए बलिया वासी, मेरा शीश झुक जाता है कि ऐसा भी संभव है क्या। एक प्रोविंशियल सिविल सर्विस की महिला अधिकारी ने आत्महत्या कर लिया। क्या ये कुंवर सिंह वाला बलिया है? ये मंगल पांडे वाला, चीतू पांडे वाला, सत्य चंद्रशेखर, लोकनाथ जयप्रकाश नारायण और ठाकुर मनिजर सिंह जी वाला बलिया है, जहां लोगों को बोलने की आज़ादी है और वहां पर एक अधिकारी को आत्महत्या करना पड़ रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ वहाँ के जिलाधिकारी क्या कर रहे हैं। जिलाधिकारी रोज रोज फेसबुक पर फेस दिखाने के काम आ रहे हैं। उनको ये बात सोचना चाहिए कि उनके ही एक मातहत, उनके चूँकि जिलाधिकारी पूरे जिले का कस्टोडियन होता है और उन्हीं के अधीन काम करने वाले अधिकारी पर ऐसा क्या दबाव था कि उसको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। ये बात जिलाधिकारी महोदय को देना पड़ेगा, नहीं तो जिलाधिकारी वीडियो बनाते रहे, उनका कोई सुनेगा नहीं, वो वैल्यूलेस हो जाएंगे। उसी तरह से जैसे लोग राजनीति में बकवास करते रहे, कोई सुनता नहीं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे जिले का जिलाधिकारी बकवास की श्रेणी में आए, उनको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। क्या वजह था, क्या दबाव था, जिलाधिकारी से छुपा नहीं है, क्योंकि उसके सुसाइड से पहले वो PCS अफसर थी, उसका मेंटल स्टेटस जांच करके उसको लिया गया था। और क्या वजह थी कि तब से और अब तक वो इस स्थिति पर आ गई, इतना डिप्रेस्ड हो गई, इतना दबाव में और तनाव में आ गई कि उसे अपना वो जान जो सबसे कीमती जान, जिसने PCS परीक्षा पास करके दिखाया था, जिसने अपने आप को प्रूव किया था, उसको छीनना पड़ा स्वयं से। ये एक दुखद है। बीइंग ए बलियावासी, मैं शर्म से पानी पानी हो रहा हूँ कि हमारे बलिया में भी ऐसा हो रहा है। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे और जिस वजह से उसने आत्महत्या किया है उनको कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी सजा हो, ऐसा मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं। जोगी जी पर मुझे भरोसा है, जरूर कुछ करेंगे। इसमें वो वोट बैंक और राजनीति नहीं देखेंगे, जैसा जोगी का चरित्र है। जोगी जी पर शिव जी की कृपा है, भगवान भोलेनाथ पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखा। मित्रों, आज जो विषय हमने चुना है वो ये है कि बीइंग ए पूर्वांचली, बीइंग ए भोजपुरिया, हम लोग दुर्भाग्यवश इतनी बढ़िया खनिज पदार्थ के धनी हम लोग हैं, इतनी चाचा फसलें होने वाला खेती वाले हम लोग हैं। लेकिन मैं यहाँ दिल्ली में बैठ कर के आपसे फेसबुक बात कर रहा हूँ, कोई गुजरात में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई तमिलनाडु में है। मतलब कहीं ना कहीं है। आज गुजरात में कोरोना ने मारा और अब वहाँ बाढ़ मार रही है। मतलब गुजरात में द्वारकाधीश की मंदिर भी आज लबालब पानी से हो गया, समाचार में बताया जा रहा था। जहाँ भगवान सुरक्षित नहीं है वहाँ इंसान का क्या। ऐसी स्थिति पर हम लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है, चूंकि पूर्वांचल के हमारे नेताओं ने हमेशा देश के विषय में सोचा है, अपने लोगों के विषय में सही सोचा, जिसके वजह से हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, दर दर भटकना पड़ा है। अभी 4 दिन पहले आप लोग देखा होगा कि कोरोना में लोगों ने दुत्कार दिया था उन लोगों को जिनको खाने पीने की परेशानी आ गई। मकान मालिक धमका रहा था कि भाई अब क्या करेगा। वो लोग बाल बच्चे ले करके मैं पैदल जा रहे थे, हृदय विदारक था। कई लोगों ने अपनी जान छोड़ दी रास्ते में, कई लोगों को काल के गाल में समा गए। वो सब लोगों ने देखा। मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा, मैं चर्चा कर रहा हूं कि कुछ ऐसा हो जिससे ऐसी परिस्थितियों से दो चार होना ही ना पड़े। उसका एक उपाय है, ये किया जा सकता है। मित्रों, आपने केंद्रीय भंडार का नाम सुना होगा। देश भर में केंद्रीय भंडार है। उसी केंद्रीय भंडार जो जिसको रामदेव यादव ने अपना स्टोर घोषित कर दिया, मतलब केंद्रीय भंडार में रामदेव यादव का सामान बिक रहा है। हम लोग एक पूर्वांचल स्टोर की चर्चा कर सकते हैं क्या? पूर्वांचल स्टोर की बात कर सकते हैं क्या? वो ये मैं इसलिए सोचा कि जैसे आज दिल्ली में शाम को थोड़ा बारिश टाइप हो, तो हम बलिया वाले लोग हैं, जहाँ थोड़ी सी आसमान में बदली देखते हैं ना, तो जिस तरह से मोर नाचने लगता है, बलियाटी लिट्टी बनाने के लिए परेशान हो जाता है। ये पता ना क्यों बलिया वाला का कमजोरी हो। अमेरिका में हो, लंदन में हो, फ्रांस में हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, बदली देखता है ना बादल, वो लिट्टी की तरह भागता है। भगवान कृष्ण का मोर बादल देख करके नाचने लगता है और हम बलिया वाले लिट्टी के लिए भागने लगते हैं। लिट्टी का अंजाम करो भाई। तो लिट्टी के लिए सबसे जरूरी चीज होता है उपला, गोईठा हम भोजपुरी में बोलते हैं, और सत्तू। आटा तो रहता ही है ना रोटी बनाने के लिए, आटा तो हर आदमी घर में होगा, रोटी मुख्य भोजन है। लेकिन सत्तू और उपला दो चीज की खोज की जाने लगती है। तो उपला तो खैर दिल्ली में खूब मिलने लगा है, क्योंकि दिल्ली आसपास में डेयरी फार्म है, लोगों ने भैंसे पाल रखा है, दूध बेचते हैं, तो उपला तो आसानी से मिल जाता है।
सत्तू भी अब बहुत आसानी से दिल्ली में मिलने लगा है, खूब आसानी से, सत्तू की कोई समस्या नहीं है। और सत्तू भी हमारे यहाँ का ही है। हुआ क्या कि आज एक सत्तू आया, मेरी पत्नी, चूंकि हम लोग तो बलिया के लोग रहने वाले, अब सत्तू की क्वालिटी पहचानने की अब हम में क्षमता नहीं है, ऐसा कह सकते। तो सत्तू बहुत ही घटिया दर्जा का था, बहुत ही, मतलब बाद में देखा गया कि उसमें कुछ पंजाबी में लिखा हुआ है। अरे भाई, पंजाबी में सत्तू, वहां से कब से कारोबार होने लगा? मेरे मन में आया कि सत्तू का अगर कारोबार हो, या सत्तू छोड़िए, जैसे चर्चा हो रहा था हमारे घर में बच्चों को एक दिन पहले कि भाई हुरहा, तो हमारा बेटा बोला कि पापा हुरहा क्या होता है? सबसे तो पहले मुझे अपने आप पर शर्म आया कि मैं अपने बेटे को हुरहा नहीं बता सका, हुरहा नहीं दिखा सकता। खैर, पढ़ाई की मजबूरी थी, उस टाइम वो लोग गाँव नहीं गए जब हुरहा उपलब्ध होता है। आप में से कई लोग हुरहा जानते होंगे, पता नहीं, आप भोजपुरी में भी कई भाषा है, कई होता है। हुरहा बोलते हैं जो चना हरा नहीं होता, वो पक गया होता है, तो चने को डंठल समेत उखाड़ करके उसको आग पर पकाते हैं और आग पर पका करके उसको खाते हैं, उसको हुरहा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो मैंने कहा कि दिल्ली में जो लड़का है हमारा, उसके साथ और भी तो कई लोग होते हैं, उन लोगों को हुरहा का पता नहीं होता। बाद में डिक्शनरी और गूगल में खोजेंगे और गूगल को पता होगा तो मैंने हुरहा डालेगा। गूगल को भी हुरहा का पता होना चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर इस तरह की कोई चीज़ स्टोर हो जहाँ पर पूर्वांचल के भोजन का, पूर्वांचल का स्टोर हो, जो पूर्वांचल में लतारी, खसारी, जनेरा, इन सब चीज़ों का स्टोर हो। अभिषेक, मैंने तुमको फ़ोन किया था, उठाए नहीं। एक काम करो, ये जरा मेरे वीडियो को कुछ समूह में शेयर करो, क्योंकि मैं शेयर से प्रतिबंध कर दिया हूँ। कुछ समूह में शेयर करो ताकि कुछ व्यूवर्स लोग देखें। कई लोग कहते हैं कि परमार जी आजकल आप कब आ रहे हैं पता नहीं चल रहा है, तो कुछ दिन तक मेरे को बार किया गया है। सबसे पहले इसको 10 समूह में शेयर करो, उसके बाद प्रश्न करो। ये बात मैं अभिषेक के लिए कह रहा हूँ। खैर, तो वो होगा क्या कि उसका ना एक स्वरोजगार होगा, आप किसी के अधीन नहीं हैं। हाँ ठीक है, अभिषेक करो बड़े बड़े ग्रुपों में। एक तो व्यवसाय होगा, दूसरा बीइंग ए पूर्वांचली मुझे शुद्ध सामान मिलेगा। इसकी प्रेरणा मैं बहुत पहले 10-15 दिन पहले मैं पूर्वांचल विकास की संभावनाओं पर, पूर्वांचल में रोजगार की संभावनाओं, पूर्वांचल में विकास की संभावनाओं की सीरीज 2-4 सीरीज मैंने किया था आपके सामने। बीच में 2-3 जरूरी मुद्दे आ गए इसलिए वो रुक गए, फिर उसको चालू कर रहा हूँ। तो वो एक है आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी जी, नागपुर में रहते हैं, सजनवा गोरखपुर के देवरिया गोरखपुर के क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उनके यहाँ सतुआ शायद बहुत महंगा है और मिल भी नहीं रहा है। वो बता रहे थे कि जो पूर्वांचली चीज़ है वहाँ थोड़ा सा बहुत मुश्किल से मिलता है, जबकि पूरा महाराष्ट्र ना हमारे पूर्वांचली से भरा हुआ है। मेरे अपने भाई का रायपुर में, रायगढ़ या रायपुर महाराष्ट्र में है, उसमें उसकी पाइप फैक्ट्री है 3-3, 4-4। उस पूरे पाइप फैक्ट्री में हमारे अपने पूर्वांचल के लोग ही काम करते हैं। 2-4-5 मराठी लोग होंगे, वो मतलब एक तरह से पूर्वांचली फैक्ट्री है। वो बात आता था, उसके ठीक बगल में जिंदल पाइप है। वो हम मेरे बड़े भाई हैं, बोले राकेश, जिंदल में भी बहुत लोग बलिया कर रहने वाले लोग, हमारे कंपनी में से कई लोग आए हैं, उसमें से कई लोग हमारे यहाँ आए हैं। तो वहाँ पर ना बड़े लोगों का पूर्वांचलों का बोलबाला है। तो अगर पूर्वांचल का कोई स्टोर वहाँ पर खुल जाए तो एक तो रोजगार के अवसर बहुत बढ़िया मिलेंगे, और दूसरा ना मुझे शुद्ध सत्तू मिलेगा, मुझे शुद्ध होरहा मिलेगा, पूर्वांचल का शुद्ध सामान मिलेगा, और मैं उसको खा सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ, और मैं पूर्वांचल से अपने आप को एसोसिएट कर सकता हूँ। मेरे लिए यह होगा कि मुझे शुद्ध मिलेगा, और जो आदमी व्यवसाय करेगा उसके लिए घर बैठा व्यवसाय है। जैसे हम सरसों तेल खरीदते हैं, ये सारा डिब्बा बंद सरसों तेल, किसी मतलब कोई क्वालिटी नहीं होती, उसका पता नहीं होता। मतलब ये बहुत बढ़िया बिजनेस है जिस पर सोचा जा सकता है, जिन पर विचार किया जा सकता है। पूर्वांचल में रोजगार के अवसर और पूर्वांचल के लोगों के विकास के लिए पूर्वांचल स्टोर एक बहुत बढ़िया मुद्दा हो सकता है, एक बहुत बढ़िया साधन हो सकता है। इन सब विषयों पर आप लोगों से राय जरूरी है। अभिषेक, इस विषय में तुम कुछ कहना चाहते हो? युवा हो, भविष्य है, नौकरी करते हो, तुम इंजीनियरिंग में जितना पैसा कमाते हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि व्यवसाय में कम पैसा कमा पाओगे, क्योंकि छोटे से पेट्रोल पंप में नौकरी करके अंबानी जी रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री चला सकते हैं।
घी के व्यवसाय करके अजीम प्रेम जी विप्रो जैसी कंपनी शुरू कर सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई बिजनेस छोटा होता है। तो मैं आप सबसे यही प्रश्न, यही अनुरोध करता हूं कि आप सब लोगों को इस विषय में विचार करें कि पूर्वांचल का स्टोर खुलने में क्या क्या सहूलियत चाहिए, क्या क्या सुविधाएं चाहिए और क्या क्या चाहिए, इस विषय पर हर आदमी खुले मन से बात करे, खुले रूप से विचार करे, तब जाकर के पूर्वांचल विकास करेगा और हमारे पूर्वांचल के लोगों को कोरोना और ऐसी छोटी छोटी मजबूरियों में भागना नहीं पड़ेगा, मजबूर न होना पड़ेगा, एक दूसरे के सामने हाथ न फैलाना पड़ेगा। मित्रों, ये तो रहा व्यवसाय के बाद। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों में देखिए, हम सब लोगों को इन सब चीज़ों के लिए फिर वही नेताओं पर निर्भर होना, क्योंकि चने की खेती दिल्ली में तो हो नहीं सकती, गन्ने की खेती दिल्ली में तो हो नहीं सकती, गांव का देसी गुड़ गोल गोल यहाँ पर मिलता नहीं, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा इतना मोटा सा सिल्ली होता है, देखो इतना मोटा सिल्ली उसमें मतलब होता है। और हमारे गांव, हमारा रसड़ा का छोटा छोटा गुड़ ऐसा होता है जैसे पेड़ा जैसा बढ़िया लगता है। मैं दिल्ली में हमारे एक रसड़ा के मित्र लेकर के आए, गाड़ी में ले आए, वो अपने यहाँ से आए थे तो 4-5 किलो लाए होंगे, 2 भेली मेरे को दिए। मेरे एक मित्र आजमगढ़ के हैं, उनको पता होता है कि राकेश गुड़ बड़ा बढ़िया खाता है, उनका अपने घर में खुद के लिए बनता है, वो मतलब व्यवसाय के लिए नहीं करते। तो मैंने उनको एक बात बोला कि भैया ईसा और बनवा सकते हैं क्या? तो बोला कि राकेश में बड़ा मेहनत लगा रहेगा, अदरक लगता है, ये सब चीज़ें डालते हैं ना, अपना व्यवसायिक स्तर पर नहीं होता। तो मैं उनको बताया कि भैया आपको पता है 3,000 रुपये किलो गाय का घी है? 3,000 रुपये? जी, 3,000 रुपये किलो गाय का घी है। उसकी गारंटी है कि देसी गाय होती है और वो 2 किलो 1.5 किलो दूध करती है और उसी दूध से घी निकाल करके यहाँ पर सप्लाई होता है। वो खर्चा और काट के उसको 2-2.5 हज़ार रुपये पड़ता है। लोग 3,000 3,500 रुपये लेते हैं, क्योंकि उसकी शुद्धता की गारंटी है। आजकल लोग वो रासायन विहीन अनाज उत्पादित करते हैं। अगर आम गेहूँ, रासायनिक गेहूँ 50 रुपये का मिल रहा है तो वो 200 रुपये में लोग लेने के लिए लालायित रहते हैं। मुझे खूब बढ़िया से याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारे लिए कहा जाता था कि ये नवाद पपुआ तानू, हाँ ठीक बात। तो मैं एक बार बोला अपने आजी को कि नवाद पर का मतलब अतनी वो उस खेत में ना खाद वाद नहीं डालते हैं, ये जो अंग्रेजी खाद है ना नहीं डालते हैं, उसमें का अनाज अपने लिए रखते हैं। मेरी दादी बड़ा ध्यान रखती थी, हमारे काम करने वाले लोग होते थे कि खेत वाला अलगे रख लिया, खेत वाला मतलब इतना उगता है कोई बार नहीं याद है तो नहीं, पहले उसको कटवा देना, हटा देना। हम लोगों को आती थी, मेरी दादी उसी दिन खलिहान में भेजती थी, आज नवा कटे मुझे खड़ा रहिए सर, मिल मत जाओ, मतलब एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए। अगर आप समझिए कि उस तरह की जुगाड़, उस तरह की व्यवस्था, अगर वो अनाज को हम बलिया से दिल्ली ले आए, मैं समझता हूँ कि आप 200 रुपये किलो गेहूँ खरीदने के लिए लोग आपके घर का पता ढूंढते ढूंढते आपके पास आ जाएंगे। सिर्फ पता होना चाहिए कि ये राकेश परमार के यहाँ वो गेहूँ मिलती है जो उनके गांव में बिना खाद मसाला का बनाया गया हुआ होता है। इस तरह के व्यवसाय परिष्कार के रोजगार पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए और हमारे सरकारों को इसमें सुविधा देना चाहिए। नहीं तो मान लो मैं गेहूँ बलिया से लेंगे, उन्हें तो पहले बलिया का पुलिस वाले बोले कहाँ लेके जा रहा है, फिर रेल वाले बोले कैसे लेके जा रहा है, फिर फलाना बोले कहाँ लेके जा रहा है, दिल्ली वाले बोले कहाँ से लेके आया। इन सब चीज़ों के लिए फिर सरकारों पर आदमी आश्रित हो जाता है। तो हम सब लोग जब इसको मुद्दा बनाएंगे, इसको आवाज़ बनाएंगे, इसकी मांग रखेंगे, तो ये समझ में आएगा कि भाई जनता का मांग है कि अब पूर्वांचल का स्टोर देश भर में फैलेगा तो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था किया जा सकता है। फिर मांग बढ़ने लगी तो ट्रक से, रेल से सामान जा सकता है। उसके पहले तो आपको अपने ही साधनों से ले आ सकते हैं। 40 किलो रेलवे में लाने का सुविधा है तो आप 40 किलो गेहूँ ले आइए, या 40 किलो चना लेकर के आइए, या 40 किलो कुछ और लेकर के आइए और लेकर के यहाँ पर सप्लाई करने का प्रयास करिए। तो मैं समझता हूँ कि इस पर एक अच्छा खासा पूर्वांचल के लोगों को रोजगार मिल सकता है। एक अच्छा खासा पूर्वांचल के लोग रोजगार। आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी जी, सादर प्रणाम। आदरणीय द्विवेदी जी, मैंने शुरुआत किया था तो मैंने कहा था कि ये जो मुझे मोटिवेशन मिले, जो प्रेरणा मिला, हमारे आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी जी की वजह से मिला था। आप नागपुर में रहते हैं और उन्होंने कहा था कि पूर्वांचल में, आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी जी अभी आप लेट जुड़े, मैं आपको एक बार दोबारा से कह दूँ मित्रों, आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी जी ने अभी मुझे अपना आशीर्वाद दिया था। हालांकि उनका अभी चित्र नहीं दिख रहा है, लेकिन वो जब आशीर्वाद का बटन दबाए थे तो मेरे को दिख रहे थे। तो आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी जी ने ये बात बताया था जो मैंने आपको पहले बताया था कि पूर्वांचल स्टोर एक विकल्प हो सकता है।
मैं चाहता हूं कि हम सब लोग इस विषय पर गंभीरता से विचार करें। प्रेमनाथ द्विवेदी जी, इस मामले में अगर कोई मार्गदर्शक देना चाहे तो लिख के वीडियो पर बोल करके आप कहें, आपका स्वागत रहेगा। अभिषेक से मैं चाहूँगा कि अगर इस विषय पर कुछ रहना हो, कुछ कहना हो तो बताओ, ताकि इस विषय पर और उसके कमियों को, उसका जो बड़े भाई निर्मल सिंह जी भी मेरे को दिख रहे हैं। बड़े भाई निर्मल सिंह जी, मैं बात कर रहा था, आप लेट जुड़े कि ये एक पूर्वांचल स्टोर की परिकल्पना पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, आप भी दिल्ली में रहते हैं, तो आप तो मान लो खैर आपके कार्यक्रम से रोज बक्सर से आना जाना रहता है, इसलिए आपको गांव की शुद्ध भोजन, सत्तू तो ये जो चीज़ें होती है वो आपकी आ जाती होंगी। लेकिन हर आदमी को आपके जैसा सौभाग्य प्राप्त नहीं है, हर आदमी को आपके जैसी सुविधा प्राप्त नहीं है। जैसे मैं हूँ, मेरा गाँव से कोई आना जाना ही नहीं है। पिताजी जब तक थे तब तक दरिया हो रहा ये सब चीज़ मिलता था, लेकिन अब ईश्वर ने पिताजी को अपने पास बुला लिया, 1 साल के करीब हो गए हैं, तब से गांव में कोई है नहीं। मेरा भाई, एक भाई यहीं रहता है, दूसरा भाई बलिया शहर में रहता है, वो भी गांव में नहीं रहता, तो सुविधा होगा कहाँ से। अब आज मैं मतलब 1.5 साल हो गए, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। नहीं तो मेरे घर में, आप निर्मल भैया दरिया जानते होंगे मित्रों, आपको बताऊं, दरिया आप लोग जो कार्नफ्लेक्स कहते हैं ना, हम मक्के को हाफ बॉयल करते हैं और उसको दरवाते हैं, वो दरिया दही में या दूध में खाइएगा। मैं नहीं समझता हूँ कि उससे स्वादिष्ट, उससे पौष्टिक से भरा हुआ कोई चीज़ होगा, क्योंकि उसी को विदेशी कंपनियां बड़े बड़े डब्बे में पैकिंग बढ़िया करके कॉर्नफ्लेक्स आती हैं और हम सब खाते हैं। मुझे आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये इधर लॉकडाउन में हुआ। दलिया मैंने जीवन में कभी नहीं खाया, मतलब लॉकडाउन से पहले, क्योंकि एक हेरिडिटी है। अगर प्रेमनाथ द्विवेदी जी, इसको अपना आशीर्वाद प्रदान करिए मेरे को। हेरिडिटी ये थी कि वो एक बार क्या हुआ कि दलिया में, पहले अपना विश्व समझ, दलिया में समझना कि दाल के किसी प्रजाति को दलिया बोलते होंगे, दिमाग में यही था दलिया। एक आदमी बोला कि राकेश दलिया खाओगे? शुभ सिंह जी को नमस्कार, मैं आपकी बात पढ़ूंगा, ये दलिया वाली प्रकरण का दिन तो छूट जाएगा, शुभ आपकी बात पढ़ूंगा, दलिया वाली बात करें। क्या हुआ कि बोले राकेश दलिया खाओगे? तो मैं बोला जी दलिया, तो आपने कहा कि यार यहाँ बेवकूफ़ बने छोड़े, कह हाँ कह देते हैं। तो आया, मैं खाना खा लिया, लेकिन पूछा कब दलिया कब आएगा? तो दलिया मतलब मैं दाल समझ रहा था, मैं ये नहीं समझ रहा कि गेहूं के को दलिया बोलते हैं, गेहूं का बना हुआ। अब उसमें हुआ, दरिया का कोई जवाब नहीं। बिल्कुल भैया, अब पहले दलिया पर बोलूं, मेरा निजी अनुभव है दरिया पर, दरिया तो है, दलिया पर पहले बोलूं। तो दलिया को हम समझ ही नहीं रहते कि उसका कोई मतलब होगा। मैं यहाँ के बड़े बड़े लोगों को इस बारे में बात, हाँ समझिए, मैं एक मिनट दलिया वाला बात कह लूँ, फिर मैं आपके ऊपर बात पढ़ू, इसको मैं पढ़ूंगा। आप लोग अपना मार्गदर्शन दीजिए ताकि ये डिबेट और आगे बढ़े। अब मैं मन मन सोचा कि यार अभी क्या पूछूंगा तो बेवकूफ बनूंगा, बाहर ही किसी से पूछ लूंगा। तो मैं घर आया तो मैंने अपने बेटी से पूछा कि बेटा वो दलिया दाल के किस प्रजाति? बोला पापा दलिया दाल के प्रजाति को नहीं होती, गेहूं के होते हैं। गेहूं का? वो तो तुमने वो खाया था। तो मैं कहा वो गेहूं की भात की बात कर रही है? हाँ। ओ हो। अब जब भी दलिया का बच्चे कहते हैं तुम ही लोग खाओ भाई, दलिया यहाँ हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा, मैं बड़ी कर रही हूँ, मैं बलिया जिला के जिस भाग का होता हूँ, निर्मल भैया के यहाँ चावल खूब होता है, मेरे यहाँ चावल नहीं होता, गेहूं होता है, गेहूं और चना, गेहूं और चना। अब जो लोग पैसे वाले लोग हैं वो चावल खरीद लेते हैं। पहले निर्मल भैया के तरफ से वो दक्षिणाहा लोग कहे जाते थे कि दक्षिणाहा से चावल आ रहा है, वो गेहूं ले जाते थे, चावल दे जाते थे। अब वो भी इधर कुछ दिनों से बंद हो गया, शायद वो साला कौम ही खत्म होगी क्या हो गया, अब वो दक्षिण से नहीं आ रहा, चूंकि अब हमारे बाजार से ही बहुत सारा चावल आने जाने लगा, तो उन सबों को शायद पता नहीं पड़ता होगा, जो कारण होगा, अब बहुत नहीं आते हैं। तो जो गरीब लोग हैं, अब उन लोगों को रोटी खाते खाते गर्मियों में परेशानी होती होगी, तो क्या करते थे कि गेहूं को दरवा देते थे और गेहूं का भात खाते थे। मेरे ये दिमाग में था कि साले गरीब लोगों का भोजन है यार, गेहूं का भात खाओ। लॉकडाउन में क्या हुआ कि अब पता चला कि 2-2 3-3 महीना तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, तो सामान की खरीदारी करने गया, तो मेरे बेटे ने बोला कि पापा दलिया 10 पैकेट ले लीजिएगा, बिगड़ेगा नहीं। मैं बोला चलो। आपको बताऊं, अब मैं ना कोई भोजन ही मेरे घर नहीं चल रहा है, मैं वो उबला फुलाया हुआ चना, अंकुरित चना और उसके बाद दलिया खाता हूं। मतलब मैंने कहा साला इतना टेस्टी दलिया हो सकता है? अच्छा, महंगा भी बहुत जाता है। मैं गांव में पानी में दलिया बनता था, यहाँ शुद्ध दूध में पकता है, तो खर्चा भी है, महंगा भी है, उसका गैस भी बड़ा टाइम लगता है पकने में। मैं कहते यार बड़े लोग वाकई दलिया खाते थे। हम अपने चीज जिसको गरीबी के वजह से हेरिडिटी दिमाग में था कि मैं खाऊंगा, तो अपने आप में महसूस किया कि इतनी दुर्दिन हो गई कि यार मुझे दलिया खाना पड़े। ये इसलिए कि मेरे पिताजी आए थे गाँव से,
तो दलिया बच्चे उच्चे खाते हैं, कॉर्नफ्लेक्स वो बच्चों का है, हमारा उनका भोजन अलग है, मेरा अलग है। वो पेस्ट्री पुष्टि खाते हैं, हम वो सब नहीं लेते। तो मेरी बड़ी 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 बाबा हाँ दलिया खेबो, बाबू ले आओ का चीज़। अरे तो ले बोलो बेटा ये सुनो, हाँ ये बचपने में हमारे माँ बाप गरीबी में भी हमको नहीं खिलाए, ये साला आप कहा लिए हमारे दो दो तीन तीन बेटा कमा रहा है, मैं भी अभी इतनी परिस्थिति खराब नहीं हुई कि मैं गेहूं का भात को हटा इसको। बाबा दलिया, अरे हटा रे, दलिया है, हमारे यहाँ गरीब लोग खाते हैं जिनके पास चावल खरीदने का पैसा ना हो। अब आप समझिए कि जिस चीज को हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि गरीब लोग खाते हैं, वो दलिया यहाँ का बड़े लोगों का स्टैंडर्ड भोजन है। अब बताइए निर्मल भाई, आप अपने गांव से गेहूं दरवा कर लाए और पैकिंग करा करके, और अगर दिल्ली में मिले शुद्ध बिना खाद मसाले के गेहूं का, तो आप समझिए ये श्यामसुंदर सिंह जी हैं। श्यामसुंदर सिंह जी भोजपुरिया पूर्वांचल के माटी का रहने वाले हैं। दरिया गांव से आया है क्या? नहीं। अब कौन गांव से लाएगा? अभिषेक गांव से आने वाले तो चले गए, ब्रजेश बलिया रहते हैं, राजेश दिल्ली में रहते हैं, दरिया आया नहीं है। बाबू तुम्हारे घर से आए तो जरूर भिजवाना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो दलिया निर्भर भैया जो कर दरिया वो जो मक्के का हाफ बॉयल करके करता है, आप उसको दही में खाइए, उसको दूध में खाइए, उसकी पौष्टिकता, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें नुकसान की कोई चीज नहीं है। इन चीजों पर बात करो। जब तक कुछ लोगों ने मुझे मार्गदर्शन दिया, मैं चाहता हूँ सब लोगों की मार्गदर्शन को पढ़ूं। अभिषेक ने बोला चाचा शुभ आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, भगवान भोले की कृपा तुम पर बना रहे। शुभू सिंह जी ने लिखा है मेरे को, शुभू सिंह को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। शुभ ने बहुत ही अच्छा विचार भैया जी, ये विचार मेरे मन में भी पहले आया था। शुभू जी बहुत नेक विचार आया था, और इसको क्रियान्वयन करने पर सोचिए। लॉकडाउन में अब अगर आप कुछ भी करते होंगे तो वर्क फ्रॉम होम है, घर में है, तो घर में कुछ ना कुछ जरूर सोचने का समय मिलता होगा, क्योंकि कम से कम वहाँ पर तो इधर उधर करने में बोझ की, और आप चाहे स्वयं के घर में तो कम से कम आराम है। तो इस पर विचार किया जा सकता है कि क्या करें। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मेरा 3 मंजिल घर है, 1 मंजिल पर दुकानें। अब इस समय मैं विचार कर रहा हूं कि मैं कुछ ना कुछ करूं, क्योंकि देखिए ये एक ईमानदारी से रोजी रोटी का काम है, और इसमें बड़ा ही विशुद्ध ईमानदारी है। मैं इस पर विचार कर रहा हूं कि कोरोना थोड़ा डाउन हो, हमारे यहाँ से बस उस आने लगे, कुछ चलने लगे, तो कुछ गेहूं मंगवा करके निर्मल भैया के यहाँ सिंपल के रूप में भिजवाऊं, और इन लोगों से तारीफ कमाऊं। जब ये लोग कहेंगे कि हाँ जी माल ज्यादा बढ़िया आने लगेगा, तो बोलूंगा भैया अब अगला बार दाम से जाएगा, क्योंकि ये सिंपल था, अब अगला प्रोडक्शन जाएगा। तो मैं समझ रहा हूं कि होगा, और इस विषय पर विचार किया जा सकता है। बेशक मैं ये आपके मनोबल के लिए कह रहा हूं, लेकिन किया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बड़े भाई निर्मल सिंह को प्रणाम बोलो। आपने लिखा है कि दरिया का कोई जवाब। जी भैया दरिया का कोई जवाब नहीं है, और वो पूर्वांचल के स्टोर पे हो तो एक ट्रस्ट बनेगा मेरे मन में कि पूर्वांचल स्टोर ओ यानी पूर्वांचल का है, तो उसको तरीका बताने की जरूरत नहीं होती। मतलब हाल ये है कि अब हमारे दिल्ली में चाउमीन पंजाबी बना रहा है, डोसा बिहारी बना रहा है, इडली बलिया वाला बना रहा है। मतलब मांग इतनी हो गई है कि चीन की चाउमीन पंजाबी ढाबे पर मिल रहा है। अब लिखा हुआ है पंजाबी ढाबा, हाँ चाउमीन 15 रुपए का हाफ प्लेट। मतलब हंसी आती है कि चीन की चाउमीन। अब मेरे घर के ठीक बगल में दुकान है, वो स्कूट बिस्कुट दूध छोटे छोटे लगता है, तो वो मोमो बना के बेच रहा है। मतलब मेरे घर के ठीक बगल वाला दुकान में दूध बेचते हैं, छोटा सा दुकान है। तो मैंने उनको पूछा, वो बिहार के मोतिहारी कराने वाले, मैं बोला ये मोमो तो चीन में बनता था, आप इसको तेल में बॉयल क्यों करते हैं? जानते हैं थोड़ा बिक ज्यादा जाता है। मतलब मोमो वो किस परिस्थिति में बना, वो मोमो चूंकि वहां पर बर्फ में ढका रहता है आदमी, तो क्या करे, तो वो नीचे से वो लोग हीट लगा कर रख लेते हैं, उससे वो घर में हीट तापने का काम करता है, उसी के उबाल से बन जाता है, वो लोग खाते हैं। वो परिस्थिति का भोजन है। लेकिन अब यहाँ परिस्थिति की भोजन हो गई कि लोग मोमो खरीद लें। अब मोमो में नया आविष्कार होगा, उसको तेल में तल दे रहे हैं। अब वो जो तेल में तले तो मोमो ही क्यों, लेकिन चूंकि वो तेल में तल रहे हैं और वो बिक रहा है, तो जो चीज का मांग होगा, अब चीन वाला अगर आकर के मोमो और चाउमीन बेचे तो होगा ना भाई, उसका अपना तकनीक है। साउथ वाला इडली डोसा बना सांभर बनावे तो उसकी तकनीक है, लेकिन बलिया वाला तो सांभर सीख के बना रहा है ना। उसी तरह से अगर पूर्वांचल के स्टोर पर सत्तू मिलेगी तो पता है कि उसको उसका तकनीक है, उसको उसमें पेटेंट है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो ठीक कर रहा है। तब जाकर के मेरे को भी ट्रस्ट बनेगा। पूर्वांचल स्टोर प्रोप्राइटर राकेश सिंह परमार, बलिया वाला, आरा वाला, बक्सर वाला, छपरा वाला, मुजफ्फरपुर, ओ फिर ठीक है, फिर क्वालिटी की पूछने की जरूरत नहीं है, उसको पता है कि कैसे बनता है, ट्रस्ट बिल्डअप होगा। और हम पूर्वांचली लोग तो अमेरिका में है भाई, जहां भी खोलेंगे वहीं चलेगा। इस विषय में विचार किया जाए।
शुभू सिंह ने दोबारा लिखा है कि मैं यहाँ के बड़े बड़े लोगों से इस बारे में बात भी किया था। इसको यहाँ के बड़े लोग ऑर्गेनाइज खेती ऑर्गेनिक खेती, ऐसा है आप शुभू भाई ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो हमारी तो खेती ही ऑर्गेनिक थी। मुझे मतलब मुझे बढ़िया से याद है कि डाई पोटास यूरिया आता था तो लोग कहते थे कि खाद आता, वो भी सरकारी गोदाम से आता था। हमारे यहाँ बहुत प्राइवेट दुकानें नहीं थी, अब तो कर प्राइवेट यूरिया पोटास क्योंकि सरकार से ही आता था, तब कुछ खेतों में डालते थे। बहुत हमारे बाबा कहते थे कि साला खेतवा खराब मत हो जाओ, सब गेहूं में मसाला पड़ता, वो लोग मसाला कहते थे। मेरे बाबा खाद कभी नहीं कहे, बोले और मसाला ले लगी हो सका, उसको लोग मसाला कहते थे। लेकिन अब तो खेत ही नहीं रहा जहां पर कोई हो। बाद में जब ये बढ़ने लगा तो मेरे घर के गार्जियनों ने, बड़ों ने कुछ खेत को चिन्हित कर दिया कि इस खेत में खाद नहीं पड़ेगा, ये गेहूं घर के लिए रखा जाएगा। मुझे खूब बढ़िया से याद है कि वो गेहूं को रखा जाता था 3 साल का, मतलब मेरी आजी जब तक जिंदा थी, इस साल का गेहूं इस साल हम लोग नहीं खाए। वो गेहूं आया, वो बोरी वोरी में बांध करके खाद में रखा गया। खाद मतलब बोलते थे वो जमीन खोद करके और चारों तरफ से भूसा उसा रख करके एक दीवार बनता तो उसमें नाक डाल करके भूल जाते थे। हमारे यहाँ किसके द्वार में कितना बड़ा खाद है उतना ही बड़ा आदमी माना जाता था। तो हमारे यहाँ 3 खाद था भाई, एक ये 1 साल वाला, ये 2 साल वाला, ये 3 साल वाला। तो 3 साल वाला निकलता था, फिर इस साल में वही डल जाता था। परमानेंट खाद बना था, सीमेंट का पूरा एक घर था, जिस तरह से आप बेसमेंट समझ रहे हैं, उसमें किनारे में भूस लगा करके बोरी रख देते थे। वो 3 साल के लिए भूल जाता था आदमी। कहती थी कि तोजे तेरे को पेट में गर्मी ना मरी रही, अभी के गरम गरम खेत में से निकल बा। और आज लोग कह रहे हैं कि 3 साल भर, रामदेव कह रहे हैं कि 20 साल पुरानी गेहूं का आटा, रामदेव अपने विज्ञापन में कह रहे हैं, उनका स्टोर 2 साल पहले खुला है लेकिन आटा उनका 20 साल पुराना है। चूंकि उनको झूठ बोलने की प्रैक्टिस है, सरकार उनके साथ है तो क्या करे। लेकिन हमारे यहाँ प्रैक्टिकली 3 साल से पहले मेरी आजी ने अनाज खाने नहीं दिया। लेकिन अब क्या करें, अब उसको लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं और बड़े बड़े लोग खरीदते हैं, बड़े बड़े लोगों झूठी ऑर्गेनिक के नाम पर खरीदते हैं। एक लड़का आईआईटी करके, उसका बाकायदे डीडी किसान पर आता था, वो बताया कि मैं आईआईटी किया हूं और मैं आया तो देखा ये खेती, और उसका कह रहा है कि फसल से पहले बिक गया, लोग पैसा दे चुके हैं कि हमको ये आलू देना, हमको ये चिक्कू देना, फलाना। वो कह रहा है सारा चीज ऑर्गेनिक है। कह रहा हूं ना 3,500 रुपये किलो घी, हमारे बिहार का आदमी है, मुजफ्फरपुर रहने वाले हैं, वो मछली पालन वो करके उनका घी है, करे 3-3,500 रुपये लोग आकर दे जाते हैं। कहते जिस वक्त मेरा आएगा नंबर दे जाना। वो बोले भैया 5 किलो घी निकलता है, 50 आदमी लाइन में। बोले ठीक है तो आप 60वां टाइम पर मेरे को दे जाना। लोग पैसा दे गए उसको, और उनका नंबर अब 2 साल बाद आएगा, क्योंकि घी का पहले इस तरह की अगर शुद्धता की गारंटी हो और अगर हम पूर्वांचल के स्टोर का कार्य करें तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई कमी है होगी और रोजगार को अवसर नहीं होगा। बड़े भाई निर्मल सिंह जी माढ़ा बोलते हैं। भैया माढ़ा तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चे को, आप अपने अमन को पूछिएगा, मुझे नहीं लगता कि माढ़ा उसको पता होगा। हालांकि वो तो बड़ा सामाजिक लड़का है और समाज में रहता होता है, आप लोगों के सामने में तो शायद समझे। मेरे बेटा तो माढ़ा देखे ही नहीं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो माढ़ा उनको पता ही नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में गूगल पर माढ़ा उनको मिलता नहीं होगा। और वो लोग बढ़िया चीज खाते नहीं है वो लोग, क्योंकि वो सब गंदी और खराब चीजें खाते रहते हैं, एसटी पेस्टी मेस्टी डेस्टी, तो वो लोग माढ़ा पचेगा भी नहीं। मैंने, लेकिन हाँ हमारे लोगों को बताना पड़ेगा, अगर हम स्टोर बनाए तो माढ़ा उसमें रख सकते हैं। तो ये लोग भी कहेंगे ये क्या क्या है यार, पीली पीली छोटी छोटी सरसों की तरह से, खा के देखा जाए। अगर खाएंगे तो उससे उनका उसके प्रति लगाव बढ़ेगा, माढ़ा का व्यवसाय बढ़ेगा, माढ़ा उत्पादक किसानों का देखिए इससे कितना फायदा होगा। अगर मान लीजिए पूर्वांचल स्टोर खुल जाए तो पूर्वांचल के जो स्टोर के लोग हैं उनका सीधे दिल्ली से संबंध बनेगा, मतलब बीच के सारे बिचौलिया खत्म। आप सीधे बलिया से गेहूं लीजिए, ट्रक में डालिए और ट्रक सीधे दिल्ली। स्थिति क्या होती है कि अगर गेहूं, अनुमान मुझे दाम का पता नहीं, मैं अंदाज के लिए कर रहा हूं, अगर गेहूं 50 रुपये इस टाइम बलिया में होता होगा ना, तो दिल्ली में वो 200 रुपये किलो है। क्योंकि और खास तौर से जब वहां गेहूं की फसल कट के जब अनाज आता है ना, तो वहां पर 50 रुपये हो गए 10 रुपये होगा। तो अगर वो सीधा आ जाएगा तो 5-10 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी, दिल्ली में भी सस्ता पड़ेगा, किसान को भी 5 रुपये ज्यादा मिलेगा, आपको भी 5 रुपये सस्ता मिलेगा और रोजगार का सीधे साधन होगा। इस विषय पर हम सब लोगों को विचार करने की आवश्यकता है।
आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी ने लिखा है, मैं तो आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी के साथ प्रणाम करूँ। आपने लिखा कि दलिया का जवाब नहीं, हाई फाइबर और अत्यंत। दलिया का जवाब आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी, दलिया की गुण की तो हम लोग गेहूं के गुण को जानते हैं, बताने की जरूरत है। मैं कह रहा था कि मेरे मन में था कि दलिया गरीब लोग खाते हैं। मेरे अपने गांव में देखिए, मेरे गांव में चावल धान नहीं होता, तो चावल कहाँ आएगा। अब मान लीजिए कि मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे पैसा नहीं है, मैं चावल खरीदूंगा कहाँ से। गेहूं बोया हूँ, मक्का बोया हूँ, तो जो बोया हूँ वही तो खाऊंगा। अब मन मेरा गेहूं खाते खाते, रोटी खाते खाते गर्मी में उचट गया, यार आज थोड़ा सा गीला होना चाहिए, क्या करेंगे, मजबूरी है। तो उस गेहूं का भात बना देंगे। अब गेहूं का भात बनाएंगे तो कोशिश करेंगे भाई कोई देख ना ले। मुझे खूब बड़े से याद है कि जब मकई का भात बनता था हमारे घर में, तो मेरी आजी कहती थी, अरे खा को बर्तन बहुत दे सके ना तो कौन हिता जाए। मतलब उसको चोरी चोरी किसी दिन मकई का, क्योंकि हमारे छपरा जिला वाले जो मेरे ननिहाल को लोग आते थे, मकई खाना सब, मतलब वही होता था कि बड़े हम लोग छोटे लोग हैं, गेहूं का भात खाने पर तो साला ब्याहता हुआ बेटी को लेकर चले जाएगा। छपरा वाले लोग रहे, यार यार गेहूं का भात खिला रहे, लेकर चल। उनको पता नहीं है, वो समझ रहे कि गेहूं का भात मतलब दरिद्रता का निशानी। आज लॉकडाउन में मैं ईमानदारी से आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी, लॉकडाउन के पहले मैंने दलिया खाया ही नहीं था। दलिया मतलब गेहूं का भात गांव में खाया था, तो उसको हम गेहूं का भात कहते थे। अब इसको यहाँ पर दलिया कह रहे, नाम बदल गया, चीज वही है। वही गेहूं का भात जो मैं घर में गांव में खाया हूं, गेहूं का भात और भैंस का दूध, मतलब मेरे लिए मेरा प्रिय भोजन। मैं आपको आदरणीय प्रेमनाथ जी बताऊं, मेरा सर्वाधिक प्रिय भोजन था मकई का भात, ताजा ताजा नमक के साथ, और जब सूख जाएगा तो दूध के साथ। मतलब मकई का भात हमारे गांव में बनता था, गर्मा गर्म मकई का भात और नमक, वो पहला फेस का नाश्ता वो होता था। और जब वो ठंडा हो गया तो दूध के साथ। मतलब मैं अभी भी मैं गांव जाता था, और जब तक मेरे पिताजी जिंदा थे, मतलब अभी 2019 तक, तो मैं जितना दिन गांव में रहूं, मेरे पिताजी मकई के भात का इंतजाम और दही और दूध का इंतजाम रखते थे। और जब वो कोई भी, मैं अच्छा नहीं मांगूंगा, जीता हुआ सांसद एमएलए कहाँ जाते ना, हाँ काम करियो 5 किलो दरिया रख के दे दिया तो वही कर लेता रखे हम, हाँ अच्छा हम पहुंचवा दे, अच्छा नहीं होगा नाम रखना। सांसद और एमपी एमएलए लोगों के बाबूजी पकड़ा देते थे, भाई ये लेते जाना। दरिया दलिया ये सबों का स्टोर रहता था हमारे पास। लोग भी कहते थे कि बाबूजी आए तो वहाँ जरूर दलिया ले उतर आउट पड़ी, तो वो होता था। और उसका स्वाद और उसकी पौष्टिकता का क्या गारंटी। लॉकडाउन ने ये बताया कि दलिया भोजन भी हो सकता है, जैसे साधारण प्रेमनाथ जी कहते हैं कि ये फाइबर का स्रोत है। गेहूं को तो बताने की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ा बात अगर पूर्वांचल का होगा और अपने लोगों का होगा, उसका कितना बड़ा स्रोत होगा। प्रेमनाथ द्विवेदी जी, आप ही के कहने पर, आप ही के सुझाव पर आज हमने इस मुद्दा को रखा। आप ही ने कहा था कि पूर्वांचल स्टोर एक बढ़िया मुद्दा हो सकता है, तो हमने कहा कि आज इस पर बात किया जाए। अभिषेक कह रहे हैं कि हाँ जा रहे हैं, उन्हें इसको कोई सेवा हो तो बताए। आना तो दलिया उलिया लेते हैं ना, दलिया उलिया सेवा क्या है। निर्मल भैया के दरिया मेरे मामा के गांव आदर में बहुत आता था। हाँ दरिया तो मतलब आदर उधर का तो हाई है भाई, बताने की क्या जरूरत है। श्री संतोष पाठक जी को मैं सादर प्रणाम करूँ। संतोष पाठक जी को ओ भैया, ओम हर हर महादेव, सभी मित्रों पर महादेव की कृपा बनी रहे। नमस्कार पाठक जी, आप पर भी भगवान बनाए गए। व्यवसाय अच्छा, जिन मैं यही कहूँगा, व्यवसाय अपने लोगों के द्वारा हो तो एक ट्रस्ट होगा ना, कि पूर्वांचल का आदमी होगा तो पूर्वांचल का सामान होगा, शुद्धता की गारंटी है। मतलब उसी तरह होगा कि बलिया वाला सामर डोसे की दुकान बनाएगा तो सोचेगा तूने सीखा कब। लेकिन अगर वो साउथ इंडियन का होगा तो वो चाहे वो बिल्कुल नॉट जानता हो, लेकिन लोगों को लगेगा कि साउथ इंडियन है तो इडली ठीक है बना रहा होगा, क्योंकि इडली उसका काम है। उसी तरह से अगर मद्रासी कहेगा कि मद्रासी लिट्टी स्टोर, तो होगा कि तूने लिट्टी कब खाया भाई। लेकिन होगा कि बलिया लिट्टी स्टोर, तो साला चाहे खराब भी होगा ना, तो बलिया लिट्टी स्टोर है यहाँ, तो वही है, शीश माल के सामने जो बिकता है वही वाला होगा। आदरणीय संतोष पाठक जी ने लिखा कि भैया दरिया को बाहर कंट्री में और अपने यहाँ भी गोल्डन राइस करके 100 से 200 रुपये किलो बेचते हैं। बढ़िया दूध और दही माता गांव के साथ साथ अपने अंदर 400 गुना सबसे ज्यादा होती थी वह चीजें खाकर, लेकिन यहाँ होती थी, लेकिन वही सब चीजें खाकर, लेकिन यहाँ फ्लैट में रह करके कुछ खाने की तो तरीका भाग नहीं रहा है। तो शक्ति बिल्कुल आप पाठक जी आप बिल्कुल सही कर। मैं देखिए, मुझे कहीं से कोई संदेह नहीं है ये कहने में कि दलिया के, मेरे मन में दलिया के प्रति ये एक वो था कि
कि दलिया माने गरीबी की निशानी, क्योंकि मैंने अपने मैं क्षमा चाहूँगा वो शब्द का इस्तेमाल करते हुए, जो मेरे रेंज लोग होते थे मेरे घर के ठीक सामने, उन लोगों का मेरे ज़मीन में हम घर से निकलते उन लोगों का घर होता था, तो वहाँ हम लोग गेहूं की भात उनको देखते उगते थे, तो वो ये मानते थे कि ये गरीबी की निशानी है। लेकिन लॉकडाउन ने बताया कि नहीं, ये विलासिता की वस्तु है, बहुत महंगी होती है और बहुत खर्चीला होता है, उसमें बड़ा दूध लगता है बनाने में और गैस भी बहुत लगता है, बड़ा समय तक पकता है। आदरणीय पाठक ने दोबारा लिखा है कि दरिया खाकर अपने शरीर के अंदर, भैया जब हम लोग गांव में पहलवानी करते थे 400 गुना शरीर के अंदर बल होता था, 20 किलो उठाने में हालात कर, वो यही होता है पाठक जी। एक्चुअली क्या है कि आपको एक बात बताऊं, मेरा बेटा को ना बार्ली बोलते मैं से जौ को, हाँ, छोटी सी वो पीली सी डिब्बी आती थी, तो मेरे बाबूजी बोले कि बार्ली ले आइएगा। अब आप समझिए कि उस 100 ग्राम का डिब्बी बहुत महंगी मिलती थी और बेटा को दूध में घोल करके दिया जाता था। और मेरे टिमिल जो मेरे हल चलाते थे, वो उसी जौ का सतुआ 2 किलो एक बार में खा जाते थे। 2 किलो से नीचे खाते ही नहीं थे वो, 2 किलो ऐसा गमछी में सानते थे, पानी डालते थे एक बाल्टी, और उसके बाद एक बाल्टी पानी पीते थे। अब आप समझिए कि 100 ग्राम बार्ली 1 महीना चलता था, तो मेरा बेटा को मेरी आजी कहती थी, माँ कहती थी कि बार्ली खाता, ठीक बात, दूध देते बनी। 100 ग्राम 1 महीने में खाने पर उसका उम्मीद करते थे कि वो पहलवान हो जाएगा। और जो आदमी जौ का 2 किलो जौ का सातू एक बार में खा के 1 बाल्टी पानी पी लेते थे, दिन भर हल चलाते थे। आप समझिए कि पौष्टिकता तो हम उनको खिलाते थे और खराब चीज अपने खाते थे। अब समझ में आया है, अब जौ का शक्ति समझ में आता है। तीसी की सब्जी, मतलब मुझे बहुत बहुत, मतलब मैं क्या कहूँ, तीसी का तेल वेल होता था ना, तो वो सब लोग दे देते थे कि तीसी का तेल है, उनको दे दिएगा, मांगेंगे ना, हाँ, तो तीसी, क्योंकि उन लोगों को अनाज देना होता था, तो जौ, मटर, खेसारी, ये सब चीज उनको दिया जाता था कि देना है, हमारे जमीन में है तो उनको सामान देना ही देना है, तो तीसी उसी का तेल वेल उनको देते थे। अब हमको डॉक्टर बोला है कि तीसी 1 चम्मच जरूर खाइएगा, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में घर में बैठे रहते, कुछ काम हम नहीं कर रहे। अब बताइए कि हम लोग सारा पौष्टिकता तो उनको देते थे, अपने बिन पौष्टिक वाला चीज खाते थे, और अब समझ में आ रहा है कि जौ वो खाने से कितना फायदा होता है, कितना उसका असर होता है। आप समझिए इसे। संतोष पांडे दोबारा, संतोष पांडे के हर हर महादेव, महादेव कृपा सदैव बने, बिल्कुल बनी रहेगी भैया। ओम नमः शिवाय। ओंकार नाथ सिंह, छात्र प्रणाम ओंकार नाथ सिंह जी। ओंकार नाथ सिंह जी ने लिखा है कि भाई साहब नमस्कार, दरिया इसका बिगड़ा हुआ नाम है, उसका सही नाम दरिया है, क्योंकि इससे डरा जाता है। यही था, दलिया सही में आपने कहा उसका बिगड़ा हुआ नाम है, डरने से वो दरिया ही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रचलित नाम दलिया ही है, लेकिन हाँ ठीक है, उसको दरिया ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दलिया ही कहा जाता है, वो मतलब नाम को बिगाड़ा गया। बिल्कुल आपके बात से मैं बिल्कुल मानता हूँ, उसका नाम दरिया ही होना चाहिए, क्योंकि दर करके बना गया। बिल्कुल ठीक है, तर्क भी आपका ठीक है, बढ़िया भैया। माढ़ा चीना से बनता है, बिल्कुल बिल्कुल, माढ़ा चीना से बनता है जी। अमित, हाँ, शुभाशीर्वाद बाबू, शुभ सिंह जी, ये विचार 100% काम करेगा भैया। बिल्कुल आप लोगों का स्नेह बना रहे और हर आदमी इस बात को फैलाए कि पूर्वांचल स्टोर एक बढ़िया स्कोप हो सकता है। पूर्वांचल स्टोर एक रोजगार का शुद्ध मुनाफा वाला और अपने लोगों का सेहत बनाने वाला रोजगार हो सकता है, और इसका प्रचार प्रसार हो और लोगों तक ये बात फैले, ट्विटर से, फेसबुक से, माउथ मीडिया से। सबसे ज्यादा माउथ मीडिया से फैलता है बात कि दिल्ली में 12 घंटा चौकीदारी करके घर में आकर के 12 घंटा आराम करने से बढ़िया है कि सतुआ का दुकान खोल लिया जाए, वो ज्यादा फायदेमंद है। 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम और बाकी दिन सो करो आराम, फायदा उतना ही है, आदमी बनेगा महान। इस विषय पर विचार किया जाए। अदनों का नाम सिंह दोबारा लिखे कि भाई साहब नमस्कार, अच्छा दरिया आपने बना दे, दरिया इसका सही नाम है, इसे जाता में दर के बनाया जाता है। सबसे सही दरिया जनेरा मक्का का होता है, जनेरा मक्का का हाफ बॉइल उलवा को दर करके दरिया बोलता है। ये मेरा प्रिय भोजन है, मतलब मैं 5-5, 6-6 महीना तक दूध दरिया, दही दरिया, दूध दरिया, दही दरिया दोनों टाइम खाता था। मेरे घर से जब आता था बाबूजी ले आते थे, क्योंकि बाद में उसमें कीड़े उड़े पड़ने का खतरा हो जाता, तो 30-30, 40 किलो ले आ देते थे। और नहीं, मतलब कितने लोग डरते थे कि बाबा को बताऊंगा कि दिल्ली जा रहा हूं, तो कहेंगे सुन, हाँ ये 20 किलो लेता जा। बाबूजी 5 किलो कहेंगे, वो 20 किलो होगा, क्योंकि बाबूजी का 5 किलो 20 किलो के बराबर होता। तो मेरे भतीजा है,
वो दिल्ली आया तो बड़ा अगर आता हूँ, बाबा कल हाँ काल्हे जाता नहीं। वो सोचा कि काल भर में बाबा कटले, ठीक बात है, काम करे 4-5 किलो कुछ लेते जाए, ठीक बा बाबा। वो जब आया तो बाबा उसको दिए तो बोला बाबा ये कौना बटखरा से तोला, चाचा थोड़े थोड़े तो बा। तो पिता है, उनका स्थान तो खैर लिया नहीं जा सकता। और वो मेरी पत्नी कहती है कि जल्दी से खा करके खत्म करो, नहीं तो इसमें कीड़े पड़ सकते हैं। तो मैं दरिया दिल्ली में 3-3 महीने 4-4 महीने लगातार खाता था दूध और दही के साथ में। मैं तो बलिया के लोग हैं, हम लोग तो इसको खाए हैं, बताने की जरूरत नहीं है। माउथ वाटरिंग पोस्ट जी, सादा प्लान दरिया का जवाब नहीं आ पाया, बिल्कुल जी। मड़हा चीन से बनता है जी, बिल्कुल दही के साथ खाया जाता है। अमित बोल रहे हैं कि बहुत प्रतिभा है पूर्वांचल में, बहुत संसाधन हो सकते हैं यदि सही मायने में ध्यान दिया जाए कृषि उत्पादन, अनाजों को टेक्निक तरीके से नया आयाम देने पर। अभी तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखो, समाज में रहने वाले लोगों का यही काम है कि वो अपने लोगों को सुझाव दे कि क्या किया जा सकता है और किस चीज को रोजगार के अवसर तलाशे जा सकते हैं। हम लोगों का परंपरागत, पहले हम लोग पढ़ते थे ना, तो लोग कहते थे कि डॉक्टर साहब तो आप लड़कों बड़का बड़ा तेज वहां साइंस पढ़ाओ। अब मेरे लिए साइंस डिसाइड हो चुका, मेरे से किसी ने नहीं पूछा तू कहाँ पढ़ेगा, लड़कों तार बड़ा तेज बा साइंस पढ़ाओ। अब हमको मजबूरी में BSc MSc पर पढ़ा दिया गया, हमका काम मर्जी। गेहूं ऊंचका खेत बा हाँ तो या जनेरा ठीक रही, अब खलका खेत बा तो या तो जनेरा तो ही जाइए, तो एक काम करो रोहरी डाल दो, रोहरी ठीक है। अब बस और कुछ नहीं है मेरे बलिया में, गेहूं चना और मक्का के अलावा किसी में विचार नहीं। मुझे बड़ा खुशी हुआ है अब की बार, मैं लास्ट टाइम मेरे पिताजी के देहांत में मैं अपने गांव गया था, तो मैंने देखा कि केला मेरे अपने खेत में। मैं बोला अपने खेत में केला कब, तो हमारे भाई बोले कि कहाँ करेगा, चाचा तो जाकर के दिल्ली बस गए। हम लोगों ने कहा था कि दिल्ली से आएंगे नहीं तो क्या करिएगा। 3 साल के लिए आया था सब मुजफ्फरपुर से, कहा था कि 3 साल का दीजिएगा तब हम खैनी और केला बोएंगे। मेरे गांव में मेरे खेत में खैनी और केला, मैं उम्मीद ही नहीं किया था कि केला, हमारे बच्चे सब फोटो खिंचवाए केले के बीजों को, लोगों ने केला देखा नहीं था। मैं अब होने लगा ना केला और खैनी मेरे गांव में बोया जाने लगा, केला मेरे गांव में बोया, बहुत बढ़िया केला हुआ है। कुछ लोगों ने मेरे पश्चिम जो सीतादेव जो प्रकाश जी के तरफ वाला घर है उसमें गन्ना बोए हैं। गन्ना का हमने कल्पना नहीं किया था कि मेरे गांव में गन्ना होगा। अब नए नए लड़के जा रहे हैं तो वो सब कर रहे हैं और खेती का ट्रेंड चेंज और कमाई बढ़ रही है। ये क्योंकि ये सब लोग पढ़े लिखे लोग, हमारे गांव में तो कई लोग इलाहाबाद में IAS की तैयारी करते थे बेचारे, जब उनका ब्याह हो गया तो अपना बर्तन तो लेके आ गए, तो क्या करोगे। लेकिन वो बेचारा IAS वाला रुतबा नहीं कमा, बहुत बढ़िया खेती करता है, वो खेती को बहुत साइंटिफिक तरीके से करता है, ठीक ठाक कमाई कर रहा है, और ऐसे लोगों का प्रोत्साहन करना चाहिए। विषय वस्तु शानदार आज का भी ठीक है। हमें आप लोगों का आशीर्वाद रहे। वीडियो लंबा हो गया, एक बार वीडियो बंद करने से पहले आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप सब मुझको अपना सुझाव, आशीर्वाद और स्नेह बनाए रखें। किस मुद्दे पर बात हो ये सब आप सब मुझे बताएं, क्योंकि मेरे पास ज्ञान नहीं है। आप सबके जैसे आज आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी जी का ये सुझाव था जिस पर 1 घंटा बहस हो गया, क्योंकि पूर्वांचल का जो बोल रहे थे कि हमारे यहाँ सत्तू बड़ी महंगा मिल रहा है। दिमाग में बात आया कि क्यों ना आज इस विषय में बात हो, क्योंकि जरूर देखिए हम साधारण लोग हैं और साधारण मुद्दे को ही अपना मुद्दा बनाते हैं जो अपने हो सके। अंत में जरा एक हंसी वाला बात डाल लीजिए। एक कवि है बहुत हंसाने वाले, अब हशोर कवि का नाम आप सब लोग जानते होंगे। उन्होंने कहा कि पत्नी से झगड़ा ना हो उसका एक बहुत साधारण तरीका बताता हूँ, तो मुझे बताइए। उन्होंने बोला देखिए हम लोगों ने आपस में अंडरस्टैंडिंग बना लिया है कि बड़ा मुद्दा मैं सॉल्व करूंगा, मैं पुरुष हूं, और छोटे छोटे साधारण मुद्दे तुम सॉल्व करना। तो बोला कि बिल्कुल ठीक है। तो बोला बड़ा मुद्दा कैसे, तो बोला कि देखिए बड़ा मुद्दा मतलब पाकिस्तान पर बम मारना चाहिए कि नहीं, भारत को अणु बम बनाना चाहिए कि नहीं, अमेरिका से समझौता हो कि रूस हो, हम ये सोचते इस पर चर्चा करते हैं। और छोटा मुद्दा मतलब मैं कमा करके पैसा पत्नी को दे दिया, अब पत्नी खर्चा करे क्या करे, अब उसके अपने विचार की बेसा, ये छोटे छोटे झगड़ा नहीं होता। तो वही है, हम साधारण लोग हैं, छोटे लोग हैं, छोटे मुद्दे पर बात करें, लेकिन वो मुद्दे पर बात करें जो आम छोटे आदमी को बड़ा बनाए, तब जा करके वो मुद्दा कारगर होगा, महत्वपूर्ण होगा। अंत में
आदरणीय प्रेमनंद जी ने जय हो लिखा है, आपका आशीर्वाद बना रहे। अमित ने लिखा है कि गन्ना बहुल क्षेत्र भी था, लेकिन स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी के जाने के बाद वो फसल भी खत्म हो गया। अमित, कल मैं एक बात बता दूं आप सबको, आदरणीय प्रेमनंद द्विवेदी जी, निर्मल भैया, अमित, संजय पांडे जी, कल स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का पुण्यतिथि है। तो कल स्वर्गीय चंद्रशेखर जी पर मैं बात करना चाहूंगा। मैं आदरणीय प्रेमनंद द्विवेदी को चाहूंगा कि कोई चीज स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के विषय में आपको पता हो तो कृपया मेरे इनबॉक्स पर या व्हाट्सएप पर बताएं, या इसी टाइम लिख करके भी बताएं, ताकि कल हो, कल स्वर्गीय चंद्रशेखर पर बात होगा। स्वर्गीय चंद्रशेखर के बाद गन्ना मिल का क्या हुआ, रसड़ा चीनी मिल का क्या हुआ, सूराताल का क्या हुआ, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के राजनीति पर जितनी मेरी समझ है, मेरी तो समझ बिल्कुल नहीं, आप द्विवेदी जी होगा निर्मल भैया के सामने, लेकिन कल स्वर्गीय चंद्रशेखर पर बात होगी। आप सबसे ये हाथ जोड़ के प्रार्थना होगा, जगह यही है, प्लेटफॉर्म यही है, समय भी यही होगा। मुद्दा परम स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, प्रेमनंद द्विवेदी जी से मैं स्पेशल आग्रह करता हूं, निर्मल भैया से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के विषय में जितना जानते हैं, जो जानते हैं, कृपया मेरे इनबॉक्स में या उस वक्त दीजिए, ताकि मैं पहले से कुछ तैयार कर लूं, और सामने अभी जैसे लिखते जा रहे हैं, बोलते जाते हैं, तो वो भी बताते जाइएगा। कल का मुद्दा होगा स्वर्गीय चंद्रशेखर जी पर, उसी पर मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपना मार्गदर्शन दें। बहुत सुंदर। हाँ जी, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे पुनः हाथ जोड़ के प्रार्थना है। अभिषेक ने कुछ ग्रुपों में शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। कल अभिषेक स्वर्गीय चंद्रशेखर जी पर है, समय से 10 बजे आना और अपने ग्रुपों में शेयर करना, ताकि मुद्दा इम्पोर्टेंट है। कई लोगों के मन में गलतफहमी है कि स्वर्गीय चंद्रशेखर का मतलब क्या, वो सब गलतफहमी दूर करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, वैश्विक बीमारी कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। आप सबको जय श्री राम, भारत माता की जय। सादर प्रणाम।